हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए जो घटना चक्र है उसका हम लोग रसायन विज्ञान आज शुरू करेंगे। ये लेक्चर जो है वो काफ़ी टाइम से आया नहीं है क्योंकि बीच में आरओ का एग्ज़ाम था और उसके साथ ही व्यूज़ जो थे वो काफ़ी कम जा रहे थे इस सीरीज़ पे। तो मुझे लगा हो सकता है स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड ना हो इस सीरीज़ को करने में, इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए इसको पॉज कर दिया था। ठीक है, बट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ ये बीपीएससी वाली सीरीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी मुझे भी ऐसा फील आया कि अगर मैंने कोई सीरीज़ स्टार्ट की है तो वो ख़त्म भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, इसीलिए मैंने फिर से ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू की है आप लोगों के लिए। वरना मैं वेट कर रही थी कि जैसे जैसे बीपीएससी नज़दीक आएगा स्टूडेंट्स जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जो पास आने वाला होता है, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों का ये रिवीजन करवाती। बट मैं अभी इसको स्टार्ट कर रही हूँ, उस टाइम के लिए कुछ और नए फैक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को रिवाइज़ करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान का पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, मतलब एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा नहीं है, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड होता है, ये सभी तत्व कहलाते हैं। गैस जो है वो तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे गैस क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं आवर्त सारणी में, वो तीन तरह से विभाजित होते हैं। मेटल्स होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे आधुनिक है यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो किसको कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर। यहाँ पे लेवोजियर की जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी वो थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से जलने में या फिर कंबशन में सहायक होता है, इसकी खोज लेवोजियर के द्वारा की गई थी। और भी अन्य चीज़ें जो थी वो इनके द्वारा केमिस्ट्री के क्षेत्र में सहायता की गई थी, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो है 18 और 20 क्रमशः। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18 है। इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो है 20। ठीक है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर पूछ रहा है, मास नंबर, जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जब तक एलिमेंट जो है वो हमारा स्टेबल कंडीशन में है, बहुत एक्टिव नहीं है, रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, तब तक उसकी संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 + 20। ठीक है, 38 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 38 आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का सम किया जाता है और उसके बाद फाइनल आंसर आता है द्रव्यमान संख्या। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग होती है किसी की द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पोलोनियम न्यूक्लाइड है। ठीक है, ये है इसका एलिमेंट का नंबर दिया गया है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे इसको भी समझते हैं। अब कोई भी एलिमेंट जब लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, एक 1 इधर होता है, एक 1 इधर होता है। ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन है तो एक 1 इधर होगा, एक 1 इधर होगा। ये वाला जो 1 है ये है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में वो लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास, जिसको हम लोग मास नंबर कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 94। ठीक है, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 242। ठीक है, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 242 - 94। ठीक है, माइनस कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या 242, परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं वो है 94। किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं। यहाँ पे समस्थानिक जो होता है वो होता है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो किसी भी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं ये अलग अलग होते हैं। किस रूप में अलग होते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है यानी कि परमाणु क्रमांक होता है वो तो एक होता है, पर उसकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोले आइसोटोप्स की बात तो H11, H12, H13, ठीक है। ये तीन आइसोटोप हैं, समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। इसमें देखिएगा यहाँ पे ये नंबर जो है वो बदल नहीं रहा है, 111 है। क्या है ये? तो ये हमारा परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। वहीं अगर ये इसकी बात की जाए, ये जो है ऊपर वाला ये बदल रहा है, 1 2 3 हो गया। तो ये क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या हो रही है? बदल रही है। तो यहाँ पे ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है किसी भी समस्थानिक में। वहीं अगर ऐसे तत्वों की बात की जाए जिसका परमाणु भार एक समान होता है उसको समभारिक कहते हैं। ठीक है। आइसोबारिक कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ये एटॉमिक वेट है या मास है ये सेम रहता है और नंबर बदलता है, नंबर चेंज होता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आइसोबार समभारिक कहा जाता है। क्यों? भार समान है ना, इसलिए समभारिक। वहीं अगर अनुक्रमांक एटॉमिक नंबर सेम होता है और भार अलग होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। स्थान एक है, ठीक है, स्थान एक है पर भार अलग है, इसलिए वो क्या कहलाता है? हमारा समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक। यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट की बात हो रही है। फैराडे कांस्टेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनों की मात्रा पे निर्भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की पारित विद्युत धारा पे निर्भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक है ये। ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट क्या है? एक हमारा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी एक वैल्यू होती है 96485 जूल पर मोल। ठीक है। तो फैराडे पे क्वेश्चंस जो होते हैं जब किए जाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू लिया जाता है 96485 SI यूनिट में, यानी कि जूल पर मोल में। निम्न में से किसका pH मान जो है वो 7 है? 7 यानी कि ना ही एसिडिक है और ना ही बेस है। ठीक है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो यदि हम pH 7 लेते हैं और 7 से नीचे जाते हैं तो वो क्या होता है? एसिड होता है। 7 से ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है? बेस होता है, यानी कि अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। ठीक है। 7 से ऊपर जाने में। और अगर हम 7 की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, यानी कि उदासीन विलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं यदि हम शुद्ध पानी की बात करें तो शुद्ध पानी क्या होता है? ना ही अम्ल होता है, ना ही क्षार होता है, ना ही एसिड होता है, ना बेस होता है। तो शुद्ध पानी भी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही आ रहे हैं, तो हम लगाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय विलयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है? 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय होगा, बेस होगा। पानी का pH मान क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध पानी है यदि तो उसका pH जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि एक घोल का pH जो है वो 3 से बदलकर 6 हो जाए, ठीक है, तो H+ आयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का पे क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिएगा, पहले 3 था, pH 3, अब कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। तो जैसे जैसे pH जो है बढ़ता जाता है, यानी कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है? घटती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है। pH बढ़ा है, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? घट रही है। तो 3 जो है, pH 3 जो है वो ज़्यादा एसिडिक है pH 6 की तुलना में। ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना बढ़ जाएगी, गलत है ये।
3 का फ़र्क तो आ रहा है पर 3 गुना नहीं बढ़ती है, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। होता ये है कि 10 की पावर में बदलता है, ठीक है, 10 की पावर में बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 6 - 3 यानी कि 3, ठीक है, 3 जो है वो दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है। हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 गुना क्या हो रहा है, कम हो रहा है H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, यानी H+ आयन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है। वहीं अगर 3 से घटती है, यानी कि 1 हो जाती या 2 हो जाती, तो उस टाइम पे इसका एसिडिक नेचर क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, यानी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1000 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 10 की पावर 3 है ना, तो यहाँ पे 1000 गुना, ठीक है, 1000 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वैसे ही कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पे, देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोमीन क्या होता है। तो ब्रोमीन होता है एक लिक्विड जो कि लाल कलर का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लाल द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है। रूम टेम्परेचर पे ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, तो या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। इसको हेलोजन वर्ग में नामित किया जाता है, ठीक है, वाष्पशील द्रव होता है ये एक। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, तो वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस प्रयोग होती है, एक तो एसिटिलीन होती है, दूसरा होता है ऑक्सीजन, ठीक है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी को हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहते हैं। गैल्वनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वनाइज्ड लोहा जो होता है वो काफ़ी रस्टिंग होती है उसमें, ठीक है। रस्टिंग को बचाने के लिए, जो जंग लगता है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग, ठीक है, इस पर कुछ परत चढ़ा देंगे पतली सी। जब हम कोटिंग करेंगे और वो भी जस्ते की कोटिंग करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, गैल्वनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो जस्ता क्या, जिंक, ठीक है, जिंक की कोटिंग की जाती है तो उसको गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे डिटर्जेंट जो होता है वो सल्फोनेट होता है, सल्फर होता है, ठीक है, सल्फोनेट। यूजुअली होता क्या है, एल्कली बेंजिल सल्फोनेट्स जो होते हैं वो एज अ डिटर्जेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट ऐसा होता है कि कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे कपड़े जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ठीक है, तो जब भी हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हमारे शरीर के कुछ तत्व जो होते हैं वो पसीने के साथ ही निकलते हैं। तो इस तत्व में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, जस्ता भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो पसीने में मुख्य रूप से क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी तत्व जो है, जो भी एलिमेंट्स हमारे शरीर जो हैं जिनसे भी मिल के बना है, वो सब पसीने के रूप में थोड़ी मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में बाहर आते हैं। नीला धोता रासायनिक रूप है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ब्लू विट्रॉल इंग्लिश में कहा जाता है, ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल क्या होता है, तो याद रखिएगा ब्लू रंग जो होता है वो कॉपर से आता है, तो कॉपर सल्फेट जो है वो आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है ब्लू विट्रॉल, CuSO4 5H2O, ये होता है रासायनिक इसका नाम है, और इसका सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र, वो है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो कौन सी धातु जो है वो सबसे भारी है, तो प्लैटिनम जो है वो एक तरह की हैवी मेटल में आता है, हैवी मेटल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हैवी मेटल है ये प्लैटिनम। यहाँ पे भारी का अर्थ होता है घनत्व यानी कि डेंसिटी से, ठीक है, तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वही होता है हमारा सबसे भारी एलिमेंट, हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है, हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है इसको। यहाँ पे प्लैटिनम जो है वो उसका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है अन्य की अपेक्षा में, इसलिए प्लैटिनम हमारा सबसे ज़्यादा हैवी एलिमेंट हो जाएगा जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं।
नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील, एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या होती है? जो बर्तन हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर किचन के जो भी बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील होते हैं। होता क्या है, इसमें जंग नहीं लगती है, इसमें अच्छी खासी कोटिंग होती है, खाने लायक होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता है ये, और साथ ही धोने पर साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, स्टेनलेस स्टील के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुण होते हैं। होता यह है कि लोहे में मिलाए जाते हैं कई सारे एलिमेंट्स, जिससे लोहे की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बदल जाती है। लोहे में क्या लगता है, जंग लगता है, पर स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। तो होता क्या है कि लोहे में निकल मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, जस्ता मिलाया जाता है, तांबा भी मिलाया जाता है, इसलिए कभी कभी कुछ कलर भी आते हैं स्टेनलेस स्टील के साथ। तो ये सभी मिलाने के बाद हमारा एक स्टेनलेस स्टील तैयार होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कार्बन, निकल, क्रोमियम ये सब मिलाया जाता है लोहे के साथ एक निश्चित अनुपात में। उसके बाद हमारा स्टेनलेस स्टील जो है वो बन के तैयार होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो ये है हमारा कॉपर सल्फेट, और इसके साथ H2O भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम हो जाएगा हमारा। तो CaSO4 2H2O होता है। हाफ H2O जब हो जाता है, जब कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाता है, तो फिर इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जिप्सम से मिलके बनता है ये। जिप्सम जो होता है वो होता है CaSO4 2H2O। वहीं जब 2H2O हाफ H2O में बदल जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है CaSO4 ट्वाइस H2O। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने ये आधा जो है वो इसके दो एलिमेंट बनाकर उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे CaSO4 के साथ क्या लगा हुआ है, एक आधा H2O लगा है। इसको पूरा कर दे जाए तो क्या हो जाएगा, H2O इधर, एक CaSO4 इधर, एक CaSO4 इधर, तो क्या हुआ, ये आधे आधे में बढ़ गया ना। ये क्या हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जब मिलते हैं हमें, तो हम लोगों को समझ नहीं आता है कि हो सकता है गलत लिखा हो या कुछ और मार के आ जाए, तो फिर यहाँ पे हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे या ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे कि हो सकता है CaSO4 ही हो, हाफ H2O छोड़ दिया गया हो। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है हमें। जितने भी कम गलत आप क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके कंपटीशन को क्लियर करने के, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके साथ ही आजकल कट ऑफ जो होती है वो देख ही रहे हैं आप लोग, काफ़ी हाई जा रही है हर एग्ज़ाम्स की। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पर जिप्सम कैल्शियम हाइड्रेट को गर्म किया जाता है तो इस तरह से बदलाव आते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे C और C का क्या है हमारा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जब होता है तो क्या कहा जाता है, अल्कीन कहा जाता है, अल्कीन। ठीक है, याद रखिएगा, अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे अल्कीन जो है वो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एक एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड कहा जाता है इसको, सिरका कहा जाता है आम बोलचाल की लैंग्वेज में। फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COOH। ठीक है, CH3COOH जो होता है वो इसका केमिकल सूत्र होता है, एसिटिक एसिड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा एसिटिक एसिड। सिरके में यूज़ किया जाता है, अचार में भी यूज़ किया जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, जल्दी ख़राब नहीं होने देता है अचार को, तो इसलिए एसिटिक एसिड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाले जो एसिड है वो कौन सी है? तो कार की बैटरी जो होती है वो काफ़ी एसिडिक होती है। ठीक है, इसीलिए कभी उसको टच नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। कार की बैटरी में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना।
जो हमारी बैटरी होती है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पावर प्रोड्यूस होती है जिससे कार चलती है। तो इसीलिए बैटरी जो होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सोडा वाटर की बॉटल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखा होगा आपने जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल होती है उसमें कई झाग बनते हैं और जब आप खोलते हैं उसको तो कुछ निकलता है झाग जैसा, तो वो क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है खनिज जिसको मिनरल कहा जाता है, ये क्या होता है, तो ये अकार्बोनिक ठोस होते हैं, यानी कि अकार्बोनिक सॉलिड होते हैं। ठीक है, इनको मिनरल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त था। याद रखिएगा, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो उस टाइम पे जापान में 2 बम जो थे वो गिराए गए थे। ठीक है, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में। तो दोनों बम जो थे वो अलग अलग केमिकल कंपाउंड से बने हुए थे। अगर हम नागासाकी की बात करें तो इसका जो बम था वो प्लूटोनियम बेस्ड था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जिसका नाम क्या था, फैट मैन। तो फैट मैन में क्या था, प्लूटोनियम था। वहीं दूसरा बम जो था वो हिरोशिमा में गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा, लिटिल बॉय जो है हिरोशिमा में गिराया गया था और इसका जो रूप था वो था यूरेनियम। यूरेनियम में इस्तेमाल किया गया था। दोनों ही बम जो थे वो काफ़ी ख़तरनाक थे और जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, नागासाकी, नागा, फैट, और फैट में क्या है, प्लूटोनियम। ठीक है, दूसरा है हमारा हिरोशिमा, तो हीरो जो है वो लिटिल है और इसमें जो है वो यूरेनियम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे, नहीं याद है तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा और मे बी आप गलत आंसर लगा के आ जाए। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इन सभी ऑप्शंस में से जो सबसे अधिक जो क्रियाशील है, एक्टिव है, वो है हमारा पोटेशियम। तो सभी जो क्रियाशील एलिमेंट्स होते हैं, धातु होते हैं, इनकी एक लिस्ट होती है डिपेंडिंग ऑन कि इनका रिएक्टिविटी कैसी है, उस पर एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाती है। यहाँ पे अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है वो है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम और फिर आता है आयरन। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन जो होगा हमारा सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, तो तेल से हम लोग क्या बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति तेल में। जब हाइड्रोजन मिलाया जाता है, इसके साथ ही जो उत्प्रेरक है, यानी कि हमारा कैटलिस्ट है, वो निकल का इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर जो है वो 150 से 180 डिग्री सेल्सियस होती है, तब ये तेल हमारा परिवर्तित हो जाता है घी में। ठीक है, वनस्पति घी में बदल जाता है। आयोडीकृत लवण में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारी सॉल्ट होती है उसके साथ यदि हम लोग पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आयोडाइज्ड नमक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो समानता इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम और हमारा आयोडेट या आयोडाइड भी हमारा आयोडाइज्ड सॉल्ट में मिलाया जाता है, बट यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो वही याद रखिए, सही ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, KI मिलाया जाता है नमक में तो वो आयोडाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो इसको, जैसे इसको बनाने के कई सारे ऑप्शंस हैं, हम जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक मजबूत अम्ल है ये, सॉरी क्षार है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों को मिला दीजिए, क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो एक मजबूत अम्ल जब मजबूत क्षार से मिलता है तो NaCl बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जो है, सभी चीज़ें जो है वो कार्बन से मिलके बनी हैं, जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किस में होती है? तो याद रखिएगा, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? ठीक है, तो सिगरेट लाइटर जो होती है उसमें ब्यूटेन भरी होती है, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन होता क्या है? तो C4H10, ये क्या है? ब्यूटेन। याद रखिएगा, इसमें ब्यूट लिखा हुआ है ना, ब्यूट, ये 4 होता है। ठीक है, पेंटेन मतलब 5, ठीक है, हेक्सेन मतलब 6, यहाँ पे ब्यूट है, तो यहाँ पे हो जाएगा C4H10। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ठीक है, तो हमारे जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसको हम लोग LPG कहते हैं, इसका मेन कंपोनेंट पूछ रहा है आपसे। तो LPG 2 चीज़ों से मिलके बनता है हमारा, एक प्रोपेन होता है, एक ब्यूटेन होता है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। LPG में लगभग 65% क्या होता है? ब्यूटेन होता है, और 35% क्या होता है? प्रोपेन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हाइड्रोकार्बन और ईथेन जो होते हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा सही। प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है? ठीक है, तो नेचुरल रबड़ जो है वो किसका पॉलीमर है? यहाँ पे हो जाएगा हमारा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का जो पॉलीमर है वो है हमारा नेचुरल रबड़। नेक्स्ट, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक एलिमेंट की जब चेन बनती है तो वो पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, तो एक जो एलिमेंट है टेफ्लॉन क्या है? ये एक बहुलक है, एक पॉलीमर है। किससे मिलके बना है? तो टेट्राफ्लोरो इथिलीन से मिलके बना है टेफ्लॉन। ठीक है, टेट्राफ्लोरो इथिलीन जो होता है हमारा, यानी कि PTFE, ठीक है, इसी को हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। तो टेट्राफ्लोरो इथिलीन, और जब इसके साथ पॉली लग गया यानी कि चेन बन गई, इसकी कई सारे हैं, तो ये मिलके क्या बनाता है? टेफ्लॉन बनाता है। ठीक है, टेफ्लॉन क्या होता है? तो जो भी नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें जो नॉन स्टिक वाली कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ठीक है, आजकल इसको थोड़ा अनहेल्दी ऑप्शन बताया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब नॉन स्टिक वाले जो फ्राई पैन होते हैं, जब उनकी परत निकलने लगती है तो वो टेफ्लॉन जो होता है वो आपके खाने के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कार्सिनोजेनिक कहा जाता है, यानी कि कैंसर होने का कारक बनता है ये। तो आजकल नॉन स्टिक फ्राई पैन यूज़ करने से पहले भी आपको सचेत रहना होगा कि उसकी कोटिंग निकल तो नहीं रही है, तो काफ़ी पुराने हो जाए तो उसको बदल दीजिए। नेक्स्ट है, बेकेलाइट जो है वो निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट जो है वो एक तरह का पॉलीमर है, किससे बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। ये प्रश्न जो होते हैं ना, ये काफ़ी बेसिक प्रश्न है, पर हमेशा गलती होने के चांस हो जाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो जब तक आप 100% श्योर नहीं है तब तक ऐसे क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं। तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड जो है वो मिल के बनाते हैं बेकेलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, कंडेंसेशन प्रक्रिया होती है एक तरह की। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एक प्रकार का फैट होता है, आपने नाम सुना होगा इसका, ये एक प्रकार का वसा है, ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में पाया जाता है ये, साथ ही जो हमें शरीर से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। हमारा शरीर जो होता है वो जो भी हम खाते हैं भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित करके। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेफाइट है और हीरा है, इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, गलत ऑप्शन है। ग्रेफाइट जो होता है वो कुछ इस तरह से लेयर्स में पाया जाता है, हीरा जो होता है वो इस तरह से लेयर्स में नहीं पाया जाता है, तो यानी कि इनकी संरचना अलग अलग होती है। कठोरता भी एक समान नहीं होती है, ग्रेफाइट जो होता है वो काफ़ी वीक होता है, वहीं हीरा जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हार्डेस्ट मेटल कहा जाता है इसको, हीरा को। तो यहाँ पे कठोरता भी एक समान नहीं है, विद्युत चालकता भी एक समान नहीं होती है। ग्रेफाइट जो होता है वो हमारा एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, ठीक है, और हीरा जो होता है वो
अलग प्रॉपर्टी शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एलोट्रॉप है, ठीक है। कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट और हीरा, जिसको अपर रूप कहा जाता है, एलोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिंक एंड ड्राइव जो होता है उसके लिए पुलिस जो होती है वो आपके पास आती है, चेक करती है। तो एक पंप जैसा होता है जिसमें आपके सांस को चेक किया जाता है कि उसमें कुछ अल्कोहल के तत्व है या नहीं। तो वो फिल्टर पेपर होता क्या है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रेथ एनालाइजर भी कहते हैं। तो इस होता क्या है, इसमें पोटेशियम क्रोमेट होता है, K2Cr2O7 होता है और साथ ही H2SO4 होता है, ठीक है। तो होता ये है कि क्रोमेट मिला हुआ है, यानी कि कुछ रंगीन तत्व होता है, ठीक है। होता ये है कि लाल भूरा होता है ये रंग इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। जब आपकी सांस में अल्कोहल होता है तो अल्कोहल की मात्रा से जितनी भी मात्रा होगी उस तरह से ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया तो ज़्यादा डार्क हरा आएगा, कम किया है तो हल्का हरा आएगा, मतलब हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, लाल भूरा रंग। तो उससे पुलिस जो है वो पता लगा लेती है कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो एलपीजी होता है, एलपीजी, इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो इसमें ब्यूटेन होता है और साथ ही प्रोपेन भी होता है। कुछ मात्रा में इसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका आप सूत्र देख लीजिए किस तरह से लिखा गया है। इसके साथ ही ये जो मिक्सचर होता है ये काफ़ी अत्यधिक ज्वलनशील होता है, पर कोई भी महक नहीं होती है इसमें। तो इसमें लीकेज का पता ही नहीं चलता है कि लीक कर रही है गैस की नहीं, उसका पता लगाने के लिए हम लोग कुछ मात्रा में इसमें मरकैप्टन मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मरकैप्टन जो होता है उसकी जो महक होती है वो काफ़ी अजीब सी होती है, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा गैस जो है वो महक रही है कहीं से, यानी कि लीक हो रही है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, ओजोन भी आता है। तो इस तरह से यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, ओजोन आता है। याद रखिएगा, सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, जल वाष्प, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से होते हैं, तो फिर से वही ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो कभी भी जब अधूरा जलता है या फिर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगर ये पूर्ण रूप से जल जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन CO2, इनकम्प्लीट कंबशन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीस को हटाता है, ठीक है। तो जब भी ग्रीस लग जाता है तो साबुन जो है वो उसको कैसे हटाता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इमल्सिफिकेशन के द्वारा, पाइसीकरण के द्वारा। इसके अलावा और भी ऑप्शन मैं बता देती हूँ। स्कंदन दिया हुआ है, कोगुलेशन कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस, ये गलत है। यहाँ पे पाइसीकरण जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इमल्सिफिकेशन के द्वारा साबुन जो है वो ग्रीस को हटाता है। नेक्स्ट यहाँ मैच द फॉलोइंग है। तो कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और साथ ही किस लिए प्रयोग किए जाते हैं ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे है एस्पार्टम, फ्रेयॉन, नियोप्रीन और बेनाड्रिल, ठीक है। तो यहाँ पे है ये एक प्रकार का संश्लेषित रबर, आर्टिफिशियल रबर, प्रतिहिस्टामिन या फिर कृत्रिम मधुरक जिसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, और प्रशीतक जो रेफ्रिजरेंट होता है हमारा। तो याद रखिएगा फ्रियॉन्स क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रशीतक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है यहाँ पे। बी के लिए
4 जो है वो 2 ऑप्शंस में मिल रहा है। अब हमें और देखना पड़ेगा। नियोप्रीन का नाम सुना होगा। नियोप्रीन क्या होता है? एक संश्लेषित रबर होता है, आर्टिफिशियल रबर। इसमें फिर से हमें 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। बेनाड्रिल, बेनाड्रिल जो है खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी एलर्जी होती है, एलर्जी जो होती है वो एंटीहिस्टामिन से दूर होती है, ठीक है। एंटीहिस्टामिन जो होती है, हिस्टामिन क्या होता है? एक प्रकार का हमारे जो है बॉडी जो होती है उसका इम्यून सिस्टम ये होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब भी हमको किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी का हिस्टामिन बढ़ जाता है उस एलर्जी से लड़ने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं एलर्जी को एक तरह से ज़्यादा शरीर में आपकी रुकती भी इसलिए क्योंकि हिस्टामिन डेवलप हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन टेबलेट खाई जाती है। तो बेनाड्रिल क्या हो जाएगा? एंटी हिस्टामिन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और एस्पार्टम क्या हो जाएगा? एस्पार्टम क्या होता है? स्वीटनर होता है जो शुगर फ्री खाया जाता है। शुगर फ्री की टेबलेट्स आती है कि आप लोग कहते हैं उसमें शुगर नहीं मिला हुआ है तो खा सकते हैं, डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं। अच्छा नहीं होता है, नहीं खाना चाहिए। जितना ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि शुगर फ्री भी अवॉइड करना चाहिए। तो शुगर फ्री में होता क्या है? एस्पार्टम होता है जिसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी बहुत ज़्यादा मीठी जो होती है वो होती है, इसलिए काफ़ी छोटी छोटी टैबलेट्स होती है शुगर फ्री की, ठीक। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ऑप्शंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, ठीक है। एसिड रेन सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? H2SO4 की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो लगभग 70% क्या है? H2SO4 पाया जाता है। अम्ल वर्षा होती है कहाँ होती है? तो कहीं भी हो सकती है, ये तो कहीं भी हो सकती है, तो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस। ये क्या होता है? तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सॉलिड, इसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। शादियों में देखा होगा जो जिस तरह से धुआं जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, एक नकली धुएं जैसा रूप बनाया जाता है, तो वो होता क्या है? वो एक तरह की ड्राई आइस होती है। जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है तो वो धुएं में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। आजकल फैशन चल रखा है शादियों में इस्तेमाल करने का इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ये होता है हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 सॉलिड। शुष्क बर्फ क्या है? तो फिर से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ठीक है, तो CO2 के द्वारा। CO2 को पहचानने का तरीका है कि चूने का पानी लाइए और उसके कांटेक्ट में CO2 आएगा तो वो क्या हो जाएगा? हल्का मिल्की हो जाता है, ठीक है, वाइट कलर के रूप में हो जाता है। चूने का पानी क्या होता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर को CO2 को कांटेक्ट में लाएंगे, CaCO3 बनेगा जो कि सफ़ेद कलर का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट में क्या होता है? चूना पत्थर होता है, जिप्सम होता है, राख भी होती है, कई सारी चीज़ों से मिलके हमारा क्या बनता है? सीमेंट बनता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कार की बैटरी में क्या पाया जाता है? तो कार की बैटरी में मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? नहीं है, ठीक है। हीरे में कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है, कोयला में तो कार्बन है ही। उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। निम्न में से सबसे सख्त धातु कौन सा है? तो हीरा जो है वो हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है। यहाँ पे हीरा जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सबसे हार्ड होता है ये। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है वो खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव किया जाता है। खाने में जो प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है जिससे खाना जो है काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है, तो वो होता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है पारद धातु मिक्सचर। पारद मतलब मरकरी, ठीक है। तो मरकरी मेटल मिक्सचर क्या है? तो ऐसा मिक्सचर, ऐसा मेटल जिसमें मरकरी पाई जाती है, यानी कि पारद युक्त मिश्र धातु को ही हम लोग कहते हैं पारद धातु मिक्सचर। फालतू सा क्वेश्चन है, नाम में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होती है वो मुख्यतः क्या होती है? तो खाना बनाने में प्रयोग करने वाली जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हो नहीं सकती, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, बहुत पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का गैस का मिक्सचर ये भी नहीं हो सकता है, जलेगा ही नहीं। यहाँ पे मीथेन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस तरह से हम लोग
क्या करते हैं, मीथेन जो होती है, बायोगैस, बायोगैस में क्या मीथेन पाई जाती है, तो इससे क्या होता है, खाना बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो खाना बनाने के लिए मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर, कूड़ा, कचरा, इससे मिलके बनता है हमारा मीथेन गैस। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव स्थिति में रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मरकरी। मरकरी जो होती है इसकी स्टेट क्या होती है, थर्मोमीटर में आपने देखा होगा लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ये हमारा पारा। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सब्लिमेशन कहते हैं। उधर्व पातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, होता क्या है कि कपूर जब जलता है तो लिक्विड में नहीं बदलता है, सीधा गैस में बदल जाता है। सॉलिड जो है वो सीधा गैस में बदलती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है वो किस में परिवर्तित होगा, अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से ये खट्टा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ठीक है, नींबू में पाया जाता है जो कि इसको खट्टा बनाता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो वाहनों से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, और साथ ही थोड़ा बहुत सा नाइट्रोजन भी निकलता है, तो इसलिए स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो स्टील जो होता है वो ज़्यादा कठोर होगा, इतना कठोर होगा कि कास्ट आयरन में बदल जाएगा, तो वो होता है हमारे कार्बन की मात्रा से। ठीक है, कठोरता जो होती है वो कार्बन की मात्रा बढ़ाने से बढ़ती है। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, पिच ब्लेंड से रेडियम पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण। ठीक है, यहाँ पे फालतू में तैरने का तालाब दिया हुआ है, मतलब नॉर्मली जब भी तैरते हैं, स्विमिंग किया जाता है, तो स्विमिंग पूल में कुछ एलिमेंट मिलाए जाते हैं जिससे हमारा शरीर जो होता है या स्किन जो होती है वो थोड़ी सी जल जाती है या उसका कलर बदल जाता है, तो ये होता है क्लोरीन के कारण। ठीक है, तो पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, क्लोरीन मिलाया जाता है जिससे पानी क्या हो रहे, साफ रहे, साफ रहे, या फिर उसमें जर्म्स ना पैदा हों, तो इसलिए हमारी स्किन जो होती है वो थोड़ी सी जल जाती है। ठीक है, क्लोरीन की अधिकता से शरीर की त्वचा जो होती है वो जल जाती है। जल को शुद्धिकरण करने के लिए Cl2 मिलाया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो यहाँ हो क्या रहा है, हाइड्रोजन को हम लोग जला रहे हैं, जलाने का मतलब क्या है, जलाना वर्ड क्या होता है। ठीक है, ऐसे आग जैसे जलाई जाती है उस तरह से नहीं जलाना है, हमें ऑक्सीजन पास कर देना है। ठीक है, ऑक्सीजन पास करेंगे, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन पास करेंगे, क्या बनेगा, H2O बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सोने को घोला जा सकता है। ठीक है, तो सोने को किस में घोला जा सकता है, एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में इसको घोला जा सकता है। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 और एक होता है हमारा HCl। दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:3 होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको घोला जा सकता है एक्वारेजिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वारेजिया में इसको घोला जा सकता है, नाइट्रिक एसिड और HCl का 1:3 का रेशियो होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है यानी कि HF2 है, इसको कांच की बोतल में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि कांच की बोतल जो होती है, कांच जो होता है वो सिलिकॉन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है हमारा कांच, और ये दोनों क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन कर लेगा,
इसीलिए नहीं रखा जाता है। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से इसका जो अभिक्रिया है उसको बचाने के लिए इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो कौन सा धातु है ये? एक प्रकार का तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? एस्टर है। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई चीज़ें हमें जब समझ नहीं आती है तो ऑप्शन जो होता है वो तो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। अगर इसको समझना है तो नाइट्रोग्लिसरीन को याद कर लीजिए एस्टर से। एस्टर, एस्टर होता क्या है? एस्टर क्या चीज़ होती है? तो एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें एसिडिक प्रोटॉन जो होता है वो दूसरे कार्बन एटम से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसको ज़्यादा समझना नहीं है, हमें बस याद करना है कि नाइट्रोग्लिसरीन एक जो विस्फोटक है ये होता क्या है? तो ये एक प्रकार का एस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक, जो हमारा प्रेशर गेज होता है, दाब मापने का जो एक यंत्र होता है दाब मापक, उसको प्रदान नहीं किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ये बहुत महंगे होते हैं, गलत। दूसरा, ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, गलत है। इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ठीक है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एलपीजी के द्वारा क्या होते हैं? चोक हो जाते हैं जो हमारे प्रेशर गेजेस होते हैं, इसीलिए उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो एलपीजी होता क्या है? ये अत्यधिक दाब पर संपीडित गैस होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है, नाम ही है इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। काफ़ी ज़्यादा दाब पर इसको सिलेंडर में भरा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें कोई दाब मापक लगा देंगे तो उसके चोक हो जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहे के लिए जो हमारा अयस्क है वो होता है हमारा हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, हेमेटाइट। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? अभी जिनको भी, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, जिनको भी ये सब समझ में नहीं आते हैं वर्ड्स, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको हर चीज़ की इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो यहाँ पे ये जो विरंजक चूर्ण है ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो आप सभी लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। घरों में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला है, ये जल में अधिक विलय होता है, यानी कि मोर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसा तो नहीं है, जल में विलय नहीं होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर हल्का लाइट स्लाइट वाइट या फिर येलोइश होता है। ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है, ये भी सही है। जो हमारे तनु अम्ल होते हैं, यानी कि हमारा डाइल्यूट एसिड होता है, उसके साथ ये प्रक्रिया करता है और क्लोरीन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो हमारे ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है। जब भी वीक एसिड के रिएक्शन में आता है या उसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्लोरीन को निष्कासित करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे ये सभी बातें जो है वो सही हो जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2। तो यहाँ पे कैल्शियम पाया जाता है, क्लोरीन भी पाया जाता है, तो हल्का येलोइश कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ते से एक आयतन भाग, ठीक है, इसका घनत्व दिया गया है, को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी अलग से दी गई है, यहाँ पे आपको रेशियो बता रहा है कि अगर हम जिंक को कॉपर से मिलाते हैं, वो भी रेशियो क्या होता है? 1:2 का होता है, तो क्या बनता है? हमारा पीतल बनता है, ब्रॉन्ज नहीं, ब्रास, ठीक है, ये बनता है। तो आपको बताना है कि अगर जिंक का घनत्व कितना है? इतना। कॉपर का घनत्व कितना है? इतना। तो बताइए इसका पीतल का घनत्व कितना होगा? तो 1:2 का रेशियो है, 1 भाग जस्ता है, 2 भाग तांबा है, मिलके क्या बना रहा है? 3 भाग पीतल का बना रहा है। तो एक भाग जस्ता मिला दीजिए प्लस 2 भाग ये मिला दीजिए तांबा, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 भाग
जो हमारा पीतल बना है उसका घनत्व आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी बीपीएससी देता है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री में भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल्स कह लीजिए या फिर इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस जो हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में। तो यहाँ पे लेपन विधि का मतलब है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जब हम लोग, यानी कि किसी भी बर्तन पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जिंक की परत चढ़ा रहे हैं। ये बर्तन है और इस पर अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, जस्ते पर एक बर्तन की परत चढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटेड बर्तन बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो जिंक है ये कुछ अपना आयंस जो है वो इसमें ट्रांसफ़र करता है, बर्तन जो है वो कुछ और करता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक ऐसा एक क्या कह सकते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बर्तन होता है वो नेगेटिव पोल बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव पोल बन जाता है, ऋण ध्रुव। और जो शुद्ध जस्ता होता है इसका जो धन होता है वो ध्रुव बनाया जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, धन का ध्रुव बनता है, यानी कि पॉजिटिव आयन बनता है। इसको याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है और दोनों आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बर्तन नेगेटिव बन जाएगा, जिंक जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे भी आपने जिंक का पढ़ा ही होगा, जो इसकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 2+ होती है, पॉजिटिव आयन बनता है ये। ठीक है, जिंक एक पॉजिटिव आयन है, तो बर्तन नेगेटिव बन जाता है, जिंक पॉजिटिव बन जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस जो होता है वो चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है, कुछ मात्रा में जिंक भी पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ये सब मिलके बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो लगभग 90% क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, 89.4%। इसमें कुछ क्रोमियम होता है 10%, मैग्नीज होता है 0.35%, कुछ भाग कार्बन भी होता है 0.25%। ठीक है, इस तरह से ये सभी, अभी ये फिक्स्ड नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में, आप इसको अगर याद कर रहे हैं तो फिक्स्ड नहीं होता है। बस आप इतना याद करिए कि आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, कुछ हद तक कार्बन भी होता है, कभी कभी उसमें निकल भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड नहीं है। इन सब चीज़ों का मिक्सचर क्या होता है, स्टेनलेस स्टील, जो कि हमारे घरों में बर्तन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही ऑप्शन हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। यहाँ पे लोहे तांबे, लोहे जस्ते, लोहे क्रोमियम, लोहे और ग्रेफाइट। अभी इसमें मोर देन वन का ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग मानेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यही सबसे निकटतम उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, मतलब किसमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें जो हमारा अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा जो होता है हमारा, ये पॉजिटिव आयन माना जाता है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, बीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, गामा न्यूट्रल होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, और एक्सरे जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बीटा, बीटा माइनस। 83 हमारा का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संस्रूपण धातु तत्वों के लिए होता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो ऑर्बिटल कन्फिगरेशन होता है जो कि मेटालिक मेटल्स के लिए यूज़ होता है, मेटालिक मेटल्स के लिए यूज़ होता है। तो याद रखिएगा, मेटल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन के करीब नहीं होते हैं, वो निकाले भी जा सकते हैं बाहर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के करीब नहीं होते हैं, बाहर निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2882। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, एग्जाम टाइम में अगर कभी आ जाता है तो अगर पता ना हो तो गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 2882। इसके अलावा अगर ये देखा जाए तो ये एक नोबल गैस का कन्फिगरेशन है। ठीक है, एक अक्रिय गैस जो होती है, नोबल गैस, ये भी जो है वो एक नोबल गैस है, अक्रिय है। ये है एक हैलोजन है। ठीक है,
हेलोजन है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन करके भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है CO समूह का आबंध क्रम क्या है। तो यहाँ पे CO ग्रुप जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, यही है आबंध क्रम, 3 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, तो यह एक संख्या होती है जो बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणु के मध्य जो उपस्थित बंधन है वो कितना मजबूत है, ठीक है। तो अधिक मजबूती कौन शो करता है, तो क्रम नंबर 3। नेक्स्ट है, जिस तत्व में परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, यानी कि मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी, 4 ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका आकार क्या होता है। तो इसका शेप जो होता है ऑक्टागनल शेप होता है, अष्टफलकीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक तत्व है X की बाह्यतम जो कक्षा है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये कोई X है जिसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगेगा, 1 यहाँ लगेगा, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। इस तरह से ये बॉन्डिंग हो जाएगी। कैसी बॉन्डिंग होगी, इस तरह से। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, X 1 है, H कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है। मैं आपको कहूँगी अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ढंग से और आपको ये सारी चीज़ें पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस कॉमन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ठीक है। तो बेंजीन में सिग्मा की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो होती है वो 12 होती है, और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है। 12 और 3 याद कर लीजिए इसमें, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6 ये बॉन्ड होती है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें 12 सिग्मा होता है, 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, गलत ऑप्शन है। जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, गलत है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, ये सही है। जैसे वाटर क्या होता है, H2O होता है, पर यहाँ पे H2 की जगह क्या आ जाता है, D2O आ जाता है, D2O ड्यूटेरियम आ जाता है। तो हाइड्रोजन की जगह उसका एक आइसोटोप जिसका नाम है ड्यूटेरियम, वो उसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ पे भारी पानी वह पानी है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, उसका स्थान। तो यहाँ पे D2O होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। यहाँ पे हमने 90 क्वेश्चन जो हैं वो केमिस्ट्री के कर लिए हैं, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 18-20 क्वेश्चंस जो हैं वो और बचे हुए हैं। यहाँ पे मैं इसको इसलिए कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक साथ जब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है तो वैसे भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी कम जा रहे हैं अभी के लिए तो फ़िलहाल, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है BPSC काफ़ी दिन बाद है तो हम लोग उस टाइम पर पढ़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसा मत सोचिए, जो आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो तो टाइम टू टाइम आप करते रहिए। करना क्या है आपको, ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, उसको आप एक बार एटलीस्ट चला दिया करिए, ठीक है। अगर आपका ध्यान जाता है उन क्वेश्चंस पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है ना उसमें अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो वो चीज़ें बैठ जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि भारी पानी जो होता है, हैवी वाटर जो होता है, उसका केमिकल कंपाउंड H2O ना हो करके D2O होता है। तो अब इसको आपको कहीं ना कहीं मेमोरी में आपके फीड हो गया कि D2O क्या है, भारी वाटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सुनते सुनते भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो याद हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी लेक्चर को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कुछ पॉइंट लगता है नोट्स बनाने लायक तो शॉर्ट नोट्स जैसा आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके लिए जो भी आप लोगों को सुझाव होंगे वो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों के एडवाइसेस मिलती रहती हैं, हम लोग उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई नई सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करिए। और साथ ही अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जिनको एक ऐसे चैनल की तलाश हो जहाँ पे फ्रीक्वेंटली अच्छे लेक्चर्स जो हों वो दिए जाते हों, हिंदी से रिलेटेड, पीईटी से रिलेटेड, करंट अफेयर्स जो है वो भी आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, और साथ ही बीपीएससी के जो टॉपिक्स हैं उनको घटना चक्र के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। सर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी जो आपके आस-पास में जो भी स्टूडेंट्स हों जिन्हें ऐसे चैनल की रिक्वायरमेंट हो, आप उनके साथ ज़रूर से शेयर करिए, ठीक है। और फैमिली फ्रेंड्स कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। लेक्चर को लाइक करिए और साथ ही अपने एडवाइस जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।